नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। कल से बजट सेशन शुरू होने वाला है। बजट प्रस्तुत किया जाएगा। बजट को लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे जो संगठन हैं वो अपने अपने हिसाब से इस बजट में से अपेक्षाएं कर रहे हैं। बहुत सारे स्टेट्स की अपनी अपेक्षाएं हैं। कुछ ने डिमांड लिस्ट भी रख दी है और उस पर सरकार जो भी फाइनेंशियल या जो भी सरकार की अपनी सीमाएं हैं उस हिसाब से बजट का निर्धारण करेगी और कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट प्रस्तुत करेंगे। ये सामान्य सी प्रक्रिया है। इस पर नहीं आज हम चर्चा करेंगे कि इस बजट सत्र में कैसे सरकार और विपक्ष एक दूसरे के प्रति उनका कैसा व्यवहार होगा। ये इसलिए बात की जा रही है कि पहला जो सत्र था, 18वीं लोकसभा का पहला जो सत्र था, वो किसी भी दृष्टि से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट के कंडक्ट को लेकर के बहुत सुखद नहीं था। जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष का व्यवहार था, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात में जो है वो चाहे भगवान शिव की फ़ोटो, सारे पार्लियामेंट्री नॉर्म्स, लोकसभा प्रोसीडिंग नॉर्म्स के खिलाफ बार बार टोके जाने के खिलाफ दिखाया, हिंदुओं को हिंसक बताया। इन सब के बीच पक्ष और विपक्ष के बीच एक तनाव जैसी स्थिति रही और उसी ही माहौल में एंड भी हुआ पहला सेशन। अब दूसरा सेशन कल से शुरू हो रहा है। जब से कमला हैरिस से राहुल गांधी की बातचीत की खबर आई और उसके बाद फिर वहाँ से उसका खंडन आया, तब से राहुल गांधी कहीं दिख नहीं रहे हैं किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर या ऐसी किसी गतिविधि में। गाहे बिगाहे एक आध उनका ट्वीट जरूर आ जा रहा था, वो भी बहुत नॉर्मल था। यहाँ तक कि ये जो कांवड़ यात्रा को लेकर के उत्तर प्रदेश का नोटिफिकेशन, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो नोटिफिकेशन तो 2006 और 11 का है, कांग्रेस सरकार का ही, जो योगी सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट करने की बात आई। ये एक लिहाज से अभी जो अभी क्या हमेशा की कांग्रेस की राजनीति है उसके लिए बहुत सूटेबल था, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने नहीं बोला। शायद वो इस मामले को पार्लियामेंट में उठाने या उसकी बात करने के इंतज़ार में होंगे। हालांकि अभी वो इस पूरी सिनेरियो से लापता हैं। कांग्रेस के छोटे नेता चैनल्स पर यहाँ वहाँ इस तरह की बात कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा एक्टिव उनकी प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हेत्र हैं, लेकिन बाकी और राहुल गांधी के स्तर पर नहीं दिखा। अब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, इसलिए कुछ बात हो सकती है कि वो इस मामले को सीधे पार्लियामेंट में उठाना चाह रहे हैं या इससे बचना चाह रहे हो कि कहीं फैक्ट चेक में वो फंसे ना और उनके लिए ही फजीहत हो जाए। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ कि जो ये है कि पिछले सत्र में जो राहुल गांधी का कंडक्ट था उसको लेकर के आलोचना हुई और उसको लेकर के जनता के बीच भी बहुत अच्छा मैसेज नहीं गया। अब अगर जिस तरह के दावे कांग्रेस ये कर रही है कि वो उन्होंने 2024 का चुनाव जीत लिया है और उस आभासी जीत का, आभासी भी मत कहिए, वो उस जीत मतलब अपने आप को जीता दिखाने हैं, उसका जो एरोगेंस है वो पहले सत्र में दिखा, लेकिन उसका बैकलैश जनता के बीच दिख रहा है। जनता नाराज़गी दिखा रही किस तरह से नहीं होता है। और कुछ जो प्रबुद्ध लोग हैं वो तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि क्या राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन जैसी कुर्सी के लिए डिज़र्व करते हैं। इस तरह जिस तरह की बातें करते हैं, उनके बातों में सब्सटेंस नहीं होता है और जो लीडर ऑफ अपोजिशन के
चुनाव लीडर ऑफ अपोजिशन के कंडक्ट में होना चाहिए। आपकी पसंद और नापसंद किसी के लिए भी हो सकती है। आप बीजेपी को नापसंद कीजिएगा तभी आप कांग्रेस में हैं। खैर, आप कांग्रेस में इसलिए हैं कि आप गांधी हैं, लेकिन कांग्रेस हैं तो आपको मोदी को नापसंद करना है, आपको बीजेपी को नापसंद करना है, आपको बीजेपी की नीतियों को नापसंद करना है, आपको सरकार उनकी नापसंद करनी है। इसलिए कि आप ये नहीं करेंगे तो आप अपनी सरकार बनाने का दावा या अपनी सरकार बनाने के लिए कोशिश कैसे करेंगे? तो वो स्वाभाविक है, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, उसका अपना एक काम करने का तरीका हो सकता है। वो केवल वो पद ग्रहण करने से नहीं होता है, वो बात में, व्यवहार में, आचार विचार में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और यहीं से आप जनता के मन में घर बनाते हैं। कोई अचानक कोई टेम्पररी सेटबैक बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए, INDI के लिए गेन को अगर आपको परमानेंट करना है तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको ये समझ रहे हैं कि ये चेंज ही परमानेंट है, तब आपके लिए निश्चित तौर पर मुश्किल होने वाली है। और ये न केवल राहुल गांधी को समझने की ज़रूरत है, अखिलेश को समझने की ज़रूरत है, बल्कि उन सभी नेताओं को समझने की ज़रूरत है जिनकी 2, 4, 10 या 15 सीटें आई हैं। अब इसमें DMK शामिल इसलिए नहीं है कि DMK वहाँ पर बहुत तमिलनाडु में मजबूत है और वो उनका और AIADMK का चलता रहा है। लेकिन इस बार AIADMK कमज़ोर हुई है तो उनका एक छत्र जैसा अभी राज दिख रहा है। उनको अब थोड़ा बहुत जो थ्रेट दिख रहा है वो बीजेपी के इमरजेंस से दिख रहा है, लेकिन बीजेपी का भी इमरजेंस अभी स्लो दिख रहा है। वो विधानसभा के चुनाव में देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये जो बढ़त है, इस बढ़त को बनाने की जो बरकरार रखने के लिए व्यवहार में बदलाव लाने की जरूरत है। अब इसमें बहुत सारे भ्रम हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विक्ट्री मार्जिन कम हो गया। अब उसमें ये समझने वाली बात है कि प्रधानमंत्री को पिछले लोकसभा में कितना वोट मिला था और इस लोकसभा में कितना मिला था। अगर उनके लोकसभा में मतों को जो अंतर है वो 2 लाख, 2.5 लाख या 3 लाख है, तब तो समझ में आता है कि उनकी पॉपुलैरिटी गई। लेकिन अगर 3 अलायंस का वोट एक साथ एक जगह चला गया है तो ठीक है, विक्ट्री मार्जिन कम हुई है। पिछले बार के लोकसभा चुनाव में और इस बार के लोकसभा चुनाव में लगभग 50,000 का अंतर है मोदी के वोट बैंक में। तो अगर इन सारे फैक्टर्स को अनदेखा करके और अपनी पीठ थपथपाते रहने से अगले चुनाव या आने वाले समय में INDA अलायंस के लिए बहुत बेहतर समय आने वाला है, तो ये थोड़ा सा भ्रम वाली स्थिति उनके लिए है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो अमित शाह ने अभी जो झारखंड भाजपा की कार्यकारिणी की बैठक हुई है उसमें राहुल गांधी के कंडक्ट और इसको लेकर के जो प्रश्न उठाया है, इसका मतलब ये है कि बीजेपी नेता प्रतिपक्ष के कंडक्ट को इशू बनाएगी, उसको जनता के सामने लेकर के जाएगी और वो जो एरोगेंस है, जो दंभ है, जो गांधी होने का एक दंभ राहुल गांधी पाल के रखे हैं या कांग्रेस के सारे नेता पाल के रखे हैं कि ये अधिकार, दिल्ली की सत्ता पर अधिकार सिर्फ गांधी परिवार का है। ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे राहुल गांधी का हो, चाहे सोनिया गांधी का हो या किसी और नेता का हो, उस पर इस बार बीजेपी की नज़र रहेगी। बीजेपी उनके इस तरह के सारे एरोगेंस को जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेगी और उसको ले करके जनता के सामने, ऐसा नहीं है कि सत्र के ख़त्म होने का इंतज़ार करेगी, वो उसी समय से इसको जनता के सामने ले जा करके और इनके लिए मुश्किलें खड़ी करेगी। अब ऐसा नहीं है कि कांग्रेस नहीं करेगी, कांग्रेस भी बजट के एक एक डिटेल्स को एंटी पुअर, एंटी फार्मर और एंटी मिडिल क्लास बताने की कोशिश करेगी।
उनको उनके स्टेट्स को निगलेक्ट करने की निगलेक्ट किया गया है, इस तरह के आरोप मढ़ेगी। और ये कोई भी करता है, जो भी सरकार में नहीं होता है वो यही करता है। तो ये सारी उम्मीदें पहले से ही हैं, इसको मान के चलना चाहिए कि ये सारे आरोप बजट पर आएंगे। बजट जो है वो ये भी होगा कि इस बजट में खुदा पहाड़ निकली चाहिए, ये सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन अगर बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कोई भी इस तरह का कमेंट होगा जहां पर बहुत ज़्यादा डेरोगेटरी या कुछ इस तरह का जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, उसको लेकर के बीजेपी न केवल चौकन्ना रहे है बल्कि इसको बहुत तेज़ी से जनता के सामने लेकर के जाएगी। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है, जैसे मैंने बताया कि भगवान शिव का फ़ोटो बार बार डिस्प्ले कर रहे थे, जो कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के हिसाब से अनुचित था, और उसको असेंबली में जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उन्होंने उस पर उनको रोका भी। रोके जाने के बाद भी उन्होंने उसको एक दो बार जारी रखा, लेकिन फिर विरोध के बाद वो थोड़ा सा इस पर हुए। लेकिन उनके बहुत सारे बयान जो कम से कम हिंदुओं को लेकर के थे या और इस तरह के बयान थे, उसको एक्सपंज किया गया कि नेता प्रतिपक्ष का या प्रधानमंत्री का बयान अगर एक्सपंज किया जाता है तो ये बहुत ठीक मैसेज नहीं जाता है। तो नेता प्रतिपक्ष का बयान जिस तरह से एक्सपंज किया गया, हटाया गया, वो उसका एक ख़राब मैसेज जा रहा है, गया है। और अभी मैं हर बार ये कह रहा हूँ कि अभी झारखंड का, महाराष्ट्र का, हरियाणा का, ये 3 बड़े स्टेट्स हैं जहाँ चुनाव होना है। झारखंड और हरियाणा, यहाँ 2 प्रदेशों में बीजेपी को आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं। महाराष्ट्र में थोड़ी भाजपा की स्थिति, मतलब भाजपा अलायंस की स्थिति खराब नज़र आ रही है, लेकिन वो उन्होंने अपना रिकवरी का जो प्रोसेस होता है, एक्सरसाइज होता है, वो शुरू कर दिया है। विशेष रूप से मराठा आरक्षण को लेकर के जो मनोज पाटिल जरांगे का आंदोलन चल रहा है, उसको कैसे किया जाए और उसके पीछे जो शरद पवार की भूमिका है, उन सब पर बीजेपी बहुत चौकन्ना हो गई है और अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं, और ये सत्र के दौरान ही मनोज जरांगे का भूख हड़ताल शुरू होने वाली है, तो वो भी सत्र के दौरान चर्चा में या कम से कम विपक्ष के द्वारा उठाया जा सकता है। ये सारे मसले हैं, और इन सारे मसलों को निश्चित तौर पर पार्लियामेंट में बजट सेशन में कहीं न कहीं कोई न कोई मौका तलाश करके उठाया जाना है। अब इसमें नेता प्रतिपक्ष का व्यवहार कैसा होगा वो महत्वपूर्ण है, और उसमें अगर बीजेपी को कहीं भी छोटी भी स्थिति ऐसी दिखी जहां नेता प्रतिपक्ष अपना जो उनके जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के नियम कानून हैं उसको ब्रीच करते हुए दिखे, तो उन पर बीजेपी भी बहुत ज़्यादा आक्रामक दिखेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको सूचना पहुंचे, और हम ज़्यादा से ज़्यादा हमको समर्थन कीजिए, जिससे हम नए वीडियो आपको आपके सामने लेकर के आ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।